I think we're live. I think we are live. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए. आज के महाज इमरान खान के नाम. कल इमरान खान साहब की तकरीबन इस वक्त 24 घंटे पहले एक वीडियो आई जो देख के ऐसा लगा कि उनका जो अरेस्ट है वो होने वाला है. उस वीडियो में उन्होंने वार्निंग दी कि अगर वो अरेस्ट हुए या वर्स देन दैट अगर उन्हें कुछ हो गया, अगर उन्हें मार दिया गया तो लोगों को बाहर निकलना चाहिए और जो वन मैन रूल है जो दहाइयों से इस मुल्क पे नाफिज हुआ हुआ है वो लग जाना चाहिए. मतलब लोगों को उसके खिलाफ लग जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए. इफेक्टिवली इसकी जो ट्रांसलेशन हुई उस वक्त जब ये स्टेटमेंट निकली तो मैं एक्चुअली एक इंडियन चैनल पे लाइव था और उधर जो बाकी एक्सपर्ट्स थे, कुछ इंडिया में थे, कुछ इंग्लैंड में थे. मैं वाहिद एक्सपर्ट था, जो एक्सपर्ट मैं कहीं से नहीं हूँ मगर वाहिद बंदा था जो पाकिस्तान से बोल रहा था. तो हर एक ने वे इन किया मगर फॉर मी दैट वाज क्वाइट डेंजरस बिकॉज ऑन द ग्राउंड ऐसी कॉल देना, ऐसे वक्त पे कॉल देना जब वी ऑल नो कि क्या हो रहा था उस वक्त और क्या हुआ है पिछले 24 घंटों से, was well a slippery slope. It was very dangerous क्योंकि उनके लहजे से, उनकी शक्ल से, उनके अल्फाज से नजर आ रहा था कि चीजें जो हैं शायद कल रात तक वो अरेस्ट हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ. उनकी कॉल पे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और लोग उधर पहुंचे और लाहौर पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स के जो दस्ते थे उन्हें फोर्स किया, उन्हें पुश बैक किया. आज तक जब दिन निकला तो आज में चीजें एस्केलेट कर गई. हर किस्म की रिपोर्ट्स थी, कुछ एस्टैब्लिश्ड, कुछ अनएस्टैब्लिश्ड. मैं खुद ऑन द ग्राउंड नहीं था मगर जो वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि पेट्रोल बॉम्ब्स यूज हुए हैं, टेयर गैस शेलिंग यूज हुई है. खुद खान साहब ने जो इतनी शोज किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, ऐलान किए हैं, उसमें खुद उनके घर के अंदर जो शेल्स जो लोगों ने इकट्ठे किए हैं उन्होंने सामने रख के इंटरनेशनल मीडिया से, बीबीसी से, अल जजीरा से बात की. एक अजीब किस्म का प्रेसिडेंट सेट हो गया. पहले इस मुल्क में मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के घर को ऐसे अटैक किया जाए. जो नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं. अभी जो जियो न्यूज़ है जिसे जो ऑफिशियल सोर्सेज यूज कर रहा है वो कह रहा है कि खाली 8 सिविलियन और 58 पुलिस एहलकार, 58 पुलिस एहलकार और 8 सिविलियंस इंजर हुए हैं. आई रिफ्यूज टू बिलीव दोज नंबर्स. 8 से ज्यादा डेफिनेटली सिविलियंस इंजर हुए हैं. जियो मेरा ख्याल है ऑफिशियल फिगर्स चला रहा है मगर ये जो ऑफिशियल फिगर्स हैं ये क्लियरली पुलिस को ज्यादा बता रहे हैं कि ज्यादा पुलिस के एहलकार जख्मी हुए हैं, सिविलियंस की कम तादाद बता रहा है. हालांकि दूसरी तरफ जो पीटीआई की जो सोर्सेज हैं, पीटीआई की जो वीडियो स्ट्रीम्स हैं, इंफॉर्मेशन स्ट्रीम्स हैं, उनमें कुछ और नजर आ रहा है. ये तक नजर आ रहा है कि कल रात इस्लामाबाद में जो मेन लीडर्स हैं कुछ पीटीआई के, उनके बच्चों तक को उठा लिया गया उनके घर से क्योंकि वो लीडर्स मिसिंग थे. आज का व्लॉग आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देगा. मैं आपको बताऊंगा कि लीगली हम इस वक्त इमरान खान साहब किधर खड़े हैं, कोर्ट्स ने उन्हें क्या बताया है. फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट है उसका क्या इस वक्त पर्सपेक्टिव है, वो क्या कह रही है. फिर ऑफ कोर्स खान साहब का दफ्तर, खान साहब की पार्टी और खुद खान साहब के वकील और वो खुद क्या कह रहे हैं. फिर आपको कुछ एक बहुत डेंजरस डेवलपमेंट हुई है इस सब में. म्यूटनी जो फौज में जिसे कहते हैं, बगावत का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी इन्वोक हुआ है क्योंकि पुलिस के दस्तों से और रेंजर्स के दस्तों से लड़ाई की है. ये एलिगेशंस आई हैं. ये एलिगेशंस मैंने या इमरान खान साहब ने नहीं प्लेस की, एलिगेशंस खुद गवर्नमेंट ने लगाई हैं. ये क्या हो रहा है, इसका क्या इंटरनेशनल इम्पैक्ट है. फिर अमरीकी जो खान साहब और उनकी पार्टी, उनके चाहने वाले कहते थे
کہ امریکی انوالوڈ ہیں اس رجیم چینج میں. انہوں نے بڑے عرصے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو دیا ہے اس سب پہ, اور انٹرسٹنگلی انہوں نے خان صاحب کی, ان کے ایک بہت امپورٹنٹ سابق افسر نے, سابق آفیشل نے خان صاحب کی سائیڈ لی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس سب میں اس حمام میں جس میں کلیئرلی لگ رہا ہے جو ہم سب ننگے ہیں, یہ جو توش خانے والا جو ریفرنس ہے, جو دو میں سے ایک کیسز جو ہیں, ایک تو آف کورس وہ جو جج کو, جو فیمیل جج کو جو تھریٹن کیا گیا تھا, جو وومن جج تھی سیشنز کورٹ کی, ان کو جو تھریٹن کیا گیا تھا, ایک وہ کیس تھا, اور ایک دوسرا یہ والا کیس تھا توش خانے والا. اس میں جو کیچڑ ہم نے خود اپنے اوپر اچھالا ہے سب نے, وہ کیسے رپورٹ ہو رہا ہے. اور آج ہمارے جو سو کالڈ وزیر اعظم صاحب ہیں, جو سپیڈ سے, اپنی سپیڈ کے لیے بہت مشہور ہیں, آج انہوں نے کس سپیڈ سے کچھ اہم سوالات خان صاحب کے بارے میں, الیکشنز کے بارے میں, ان اہم سوالات کو ڈاج کیسے مارا, ہم ختم ادھر کریں گے. شروع کرتے ہیں لیگل جو پروسیس ہے. بائی دا وے, شروع کرنے سے پہلے تھینک یو فار یور کوشچنز, بہت سارے آپ کے سوال ہیں, کیپ دم کمنگ. میں آج کے ولاگ کو کوشش کرتا ہوں چھوٹا رکھوں, پھر I'll take your questions اگر ٹائم ہوا. Thank you, keep them coming, I love the comments. Okay, so here we go. پہلے تو آج دوپہر جب یہ سب ہو رہا تھا اور الگ الگ لوگ الگ الگ لاہور کے اور باقی جو علاقے ہیں ان کے حصوں سے زمان پاک پہنچ رہے تھے, تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا کہ آپریشن بند کرو, اور تقریباً 18 گھنٹے کی رسپائٹ دی, بریک دی, کہ کل صبح 10 بجے پھر سے آپریشن شروع ہوگا, جمعرات کو 10 بجے. اچھا, اب ایک تو یہ رسپائٹ ملی, دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اس نے پٹیشن کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ جو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہے اس کی کینسلیشن مانگی ہوئی تھی, وہ تو پلی ڈسمس ہو گئی, کیونکہ جو کورٹ ہے اس نے کہا کہ جا کے جو لوور کورٹ ہے اسے جا کے انڈرٹیکنگ دو کہ تم پہنچو گے 18 کو. اچھا, اب اس سب میں وہ انڈرٹیکنگ, ایک خان صاحب کا ایک ویڈیو بھی کل نکلا, ان کے وکیل سے بھی بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انڈرٹیکنگ ہم نے دی ہے, مگر وہ جو انڈرٹیکنگ ہے, وہ جو ڈی آئی جی تھا جو اسلام آباد سے آیا تھا, اس نے وہ انڈرٹیکنگ ریفیوز کی ہے, اس کی وجہ سے چیزیں اسکلیٹ ہوئی ہیں. مگر اس سب میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں you miss the forest for the trees, کہ جو بگ پکچر ہے وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں, اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کو بگ پکچر نظر نہیں آتی. اس بگ پکچر میں ڈیمانڈ کیا ہے بیسکلی, خان اریسٹ کیوں نہیں دے رہے, خان صاحب اپنی گرفتاری کیوں نہیں دے رہے؟ ویل, اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے, جو بالکل جو کلیم بالکل ویلڈ ہے, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, ان کا جو اساسن ہے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے, اساسن اٹیمپٹڈ, جو ان کا جو جس نے حملہ کیا تھا, جس بندے نے ان پہ ٹرائی کیا تھا ان کی جان لینے کی, وہ خود اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. اور خان صاحب کہتے ہیں مجھے اسی بندے کا رائٹ دو جس نے مجھ پہ میری جان لینے کی کوشش کی ہے. وہ تو ویڈیو سے اپیئر ہوتا ہے, وہ زوم کال سے اپیئر ہوتا ہے کورٹ میں, تو میں کیوں نہیں زوم کال پہ اپیئر ہو سکتا؟ اس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ ویڈیو کانفرنسنگ سے تم لوگوں کے سامنے کورٹ کے سامنے بیٹھتا ہے, مجھے کیوں نہیں بیٹھنے دیتے, مجھ پہ تو حملہ ہوا تھا. تو ایک تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آئی وانٹ ایکسیس ٹو کورٹس, فری ایکسیس ٹو کورٹس, جیسے انفیئر ایکسیس ٹو کورٹس جیسے اس بندے کی ایکسیس ہے. ڈیمانڈ بالکل فیئر ہے. دوسری جو ڈیمانڈ ہے خان صاحب کی وہ یہ ہے کہ جو میرے خلاف جتنے کیسز ہیں, اور بہت سارے ہوں گے, ابھی تو 2 کے وارنٹس چل رہے ہیں نا, 2 اس کے وارنٹ سرو ہوئے ہیں, مگر کیسز تو کافی سارے ہیں. اور جو ہم نے دیکھا ہوا ہے پہلے شہباز گل کے ساتھ اور پھر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ, کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے گھسیٹنا. جب یہ آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں, کچھوں کو تو یہ پھر جو کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ تو ایک الگ کہانی ہے, مگر جب گرفتار کر لیتے ہیں تو ایک جو آپ کی لٹرول جو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ آپ کو الگ الگ صوبوں میں, کبھی بلوچستان, کبھی کے پی, کبھی کراچی, آپ کو گھسیٹتے رہتے ہیں, آپ کی کلاس لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی لوکل سپورٹ ہے, اور خود مینٹلی آپ نہ لوکل سپورٹ آپ کی گیدر ہوتی ہے, نہ آپ کا کوئی سیاسی مومنٹم بن سکتا ہے, آپ کو گھسیٹتے رہتے ہیں فرام سٹی ٹو سٹی, فرام کورٹ ٹو کورٹ. تو خان صاحب یہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی
एक कोर्ट मेरे सब केस सुने और मैं उस कोर्ट से वीडियो एक्सेस से, वीडियो लिंक से बात करूंगा। इसका जो जवाबी वो है, जो काउंटर नैरेटिव है, काउंटर प्रपोजल है हुकूमत का, उस पर मैं 1 मिनट में आता हूं। मगर इस सब में जो ये पिछले हफ्ते जो चीजें इंटेंसिफाई हुई हैं, जो एकदम पारा चढ़ा है, क्योंकि ये तो जो अरेस्ट वारंट्स हैं और जो अब नॉन अवेलेबल हो गए हैं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ना। इस वक्त एक चीज क्लियर करता चलूं, जो तोशा खाना का रेफरेंस है और जो फीमेल जज हैं, जो वुमन जज हैं, उनकी जो थ्रेट का रेफरेंस है, वो जो जो इल्जाम है वो इस वक्त जुर्म नहीं बन सके। दे हैवंट बीन प्रूवन एज क्राइम्स। मसला यह है कि खान साहब खुद कोर्ट्स नहीं जा रहे बेस्ड ऑन दिस प्रेमिस कि भाई मुझे चोट लगी है, मेरी जान को खतरा है, मुझे वही एक्सेस दो जो मेरे मर्डरर को या अटेम्प्टेड मर्डरर को तुमने दी थी, जिसने अटेम्प्ट किया था मेरी जान पे। तो एक तो ये है, मगर जो पारा चढ़ा है पिछले दिनों में, वो जिले शाह की हलाकत से चला है। अब जिले शाह was I mean the way they've handled it, the way the government, the Punjab police has handled it. Punjab police दहाइयों से मशहूर है। आप अगर वो उस दिन कवि खान साहब जो मशहूर एक्टर हैं, उनकी डेथ हुई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ग्रेट एक्टर, मगर वो एक ड्रामा करते थे अंधेरा उजाला, पंजाब पुलिस के बारे में करते थे, हम बचपने में देखते थे, आप भी देखें यूट्यूब पे। उस तक में वो हालांकि 20-25 साल 30 साल पुराना ड्रामा था, उस तक में रेफरेंसेस होती थी, पंजाब पुलिस की ब्रूटैलिटी दिखाई जाती थी उस ड्रामे में। और पंजाब पुलिस का एक अनरिटन पॉलिसी है जो दहाइयों से मशहूर है, जैसे ये डार्क जस्टिस कहते हैं, जो ये एनकाउंटर में लोगों को उड़ा देते हैं बगैर ड्यू प्रोसेस के, बगैर FIR दर्ज किए, बगैर कोर्ट्स को इन्वॉल्व किए, मैजिस्ट्रेट्स को इन्वॉल्व किए, जजेस को इन्वॉल्व किए, बगैर उस बंदे को का जो हकूक हैं, हर पाकिस्तानी के हकूक हैं, मगर मुजरिम को मुल्जिम को मुजरिम बनने से पहले ये लोगों को फारिग कर देते हैं। दे आर फेमस फॉर दिस। इस पे ड्रामे बने हुए हैं, इस पे आर्टिकल्स छपे हुए हैं इनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे। जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का पर्सपेक्टिव, और ऑफ कोर्स खुद जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं, वो ये बताते हैं कि जिले शाह को एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल कर दिया गया है। और जब आपके का एक पार्टी वर्कर, हाँ वो स्पेशल होगा, जो भी होगा, वो कोई बहुत बड़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन या प्रेसिडेंट नहीं था, मगर वो फिर भी पाकिस्तानी था, PTI का वर्कर था, और उसको आपने दिन दहाड़े मार दिया। बेस्ड ऑन दैट PTI की जो आर्ग्यूमेंट है वो तगड़ी आर्ग्यूमेंट है, सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, और खान साहब की आर्ग्यूमेंट लीगली सॉलिड है। गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है? गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। गवर्नमेंट का जनाब ये पर्सपेक्टिव है कि आपने सालों से एक भाषण दिया है, एक नैरेटिव पेश किया है, एक तमाशा लगाया हुआ है कि भाई ये मदीना की रियासत है और इसमें हर एक बराबर है, तो आप भी बराबर हैं तो पहुंचे, गेट टू कोर्ट। अब इस सब में जो एक अजीब सी चीज है, ठीक है, आई मीन द गवर्नमेंट्स राइट, गवर्नमेंट सही कह रही है, गवर्नमेंट का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि भाई आप कोर्ट पहुंचे, आपको कोर्ट ने बुलाया, हमने नहीं बुलाया, कोर्ट ने बुलाया, आप पहुंचे, दैट्स इट। एंड हमारे जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो तो कोर्ट की हिदायत पे आपको लेने आए हैं ना, हम तो नहीं भेजा, कोर्ट के ऑर्डर से गए हैं। सो गेट टू कोर्ट। कोर्ट की वैसे आप बहुत तारीफें करते हैं, तो गेट टू कोर्ट, दैट्स इट। तो गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल और स्ट्रॉन्ग एजेंडा है सब में। मगर अजीब सी बात हुई कि आज लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले जो कहा कि भाई कल सुबह 10 बजे आना, उस ऑर्डर से पहले ही आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो रेंजर्स थे, पुलिस थे, वो खान साहब की जमान पाक की रेजिडेंस से हट गए। अब या तो वो ऑर्डर के बाद हटते तो फिर बात बनती, तो पहले वो पुलिस हटी, फिर ऑर्डर आया, और फिर पुलिस ने बयान दिया कि जब वो हट रही थी तो हम भाई वो क्रिकेट हो रहा है, PSL हो रहा है, वो कलंदर गेम खेल रहे हैं, फलाना फलाना, इसलिए हम हट रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, इसमें हमारी बेइज्जती होगी। तो पिछले दिनों से क्रिकेट नहीं, हॉकी चल रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट को एक एक्सक्यूज बनाया गया कि भाई क्रिकेट हो रहा है, आज बहुत बड़ा गेम है, तो आज हम हमला नहीं करेंगे,
आई मीन रिडिकुलस। कल करेंगे क्योंकि कल क्रिकेट नहीं है, कल हम कबड्डी खेल रहे होंगे। सो ये जो टाइमिंग है मेरे लिए, एक तो क्रिकेट का एक्सक्यूज इज काइंड ऑफ रिडिकुलस, ये जो टाइमिंग थी, ये पहले आप हट गए, फिर कोर्ट का ऑर्डर आया, दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्रिकेट को एक्सक्यूज क्यों बनाया गया, पुलिस ने क्यों पहले पुल बैक किया, और कोर्ट्स बाद में क्यों इन्वॉल्व हुए? एक तो ये आज का एक बड़ा सवाल, अभी आज कुछ और अहम सवाल भी हैं, सो bear with me। अच्छा, बाय द वे, सवाल आ रहे हैं ना कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, गुड, ओके। सो फिर आज बाय द वे मैं उम्मीद करता हूँ 30 मिनट्स में रैप करूं, सो स्टे विद मी। फिर खान साहब का क्या पर्सपेक्टिव है? अच्छा, खान साहब का जनाब आली ये पर्सपेक्टिव है कि पहले तो उन्होंने एक श्योरिटी बॉन्ड साइन कर दिया कि जी मैं 18 तारीख को जो वीकेंड पे है, मैं 18 तारीख को पहुंच जाऊंगा कोर्ट, प्रॉमिस, ठीक है, स्काउट्स ऑनर, ठीक है, मैं 18 तारीख को पहुंच जाऊंगा। एक तो पुलिस ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। खान साहब ने जो अलेज किया एक इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि बाय लॉ once surety is given to the arresting officer, the police should have realized that I have shown my willingness to go to court and stopped attempts to arrest me, but they did not। खान साहब ने इंटरव्यू में ये बोला है। अब इनके लॉयर ने भी बोला, एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा इनके लॉयर ने और एक इंडिपेंडेंट लॉयर्स भी रेज कर रहे हैं कि जो एक सो कॉल्ड शेर पंजाब हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनके खिलाफ भी ऐसे वारंट्स हैं, मगर उनके घर तो किसी ने अटैक नहीं किया। अभी थोड़ी ही देर पहले खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे एक टीवी एंकर ने पूछा कि भाईजान तुसी दसो, ये तो सही कह रहे हैं कि ये यही ऐसा ही ऑफेंस कि आप कोर्ट नहीं आए और ऐसा ही नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इंटीरियर मिनिस्टर के नाम पे है, तो उसको उसके घर जाके आप लोग क्यों नहीं शेलिंग कर रहे? तो खुर्रम दस्तगीर हालांकि पढ़ा लिखा आदमी है, उसने एक अजीब सा आंसर दिया कि हाँ करना है तो कर लें, मतलब दैट वाज नॉट द वे आउट। सो इन अ वे गवर्नमेंट का होगा बड़ा सिंगल पॉइंट एजेंडा कि जी आपने, खान साहब आप सालों से कह रहे हैं मदीना की रियासत, रूल ऑफ लॉ, मैं तहरीक इंसाफ का हूं और इंसाफ पे मेरी पार्टी का नाम रखा गया, तो कोर्ट्स को तो मैं बहुत इज्जत करता हूं, ठीक है, तो आप पहुंचे कोर्ट। तो ये तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, बट खुद फिर जिस बंदे के ऑर्डर से, राना सना के ऑर्डर से, जिस बंदे के ऑर्डर से पुलिस ये एक्शन कर रही है, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सब सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके नीचे लगती हैं, खुद उसको क्यों नहीं ऐसी ट्रीटमेंट मिलती? ये भी अच्छा सवाल है, आज का ये दूसरा अहम सवाल है। फिर माने या ना माने, पीटीआई के कैंप्स में भी दरारें आना शुरू हो गई हैं। आज 2 लीक्स हुए हैं, अब तो रोज होंगे और होंगे, आप देखेंगे जितना ये होगा ड्रामा उतने और लीक्स होंगे। आज जो पीटीआई के 2 मेजर लीक्स में से जो डॉक्टर यास्मीन है, वो दोनों में इन्वॉल्व थी। एक तो एमी सा लीक था जो उन्होंने ब्रश ऑफ कर दिया, वो पंजाबी में बात कर रही थी ब्रिगेडियर जहाज से, वो भी पीटीआई में होते हैं कि हाँ बंदे लाओ जी, बंदे लाओ, वरना खान साहब कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलती। ट्रांसलेशन कि भाई जो लीडर्स हैं लोकल इलाके के, उनको कहें कि बंदे लाएं, वरना मैं टिकट नहीं दूंगा इलेक्शन के लिए। ठीक है, डंडा किया हुआ है, बंदों की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, उसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा डॉक्टर यास्मीन से कि आपने कहा कि ये क्यों कहा, उसने कहा बिल्कुल सही कहा, बल्कि आपने मेरा काम कर दिया। So she brushed it off। मगर जो दूसरा लीक है वो ज्यादा डेंजरस है, वो उसमें वो सदर पाकिस्तान से बात कर रही थी। जी हाँ, तो अब हमारे जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनकी भी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, जो सो कॉल्ड कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं, और ऑब्वियसली ये कॉल्स आपको पता ही है कौन रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग की बाय द वे टू बी ऑनेस्ट फौज पे या मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज पे इल्जाम लगाना इज अनफेयर। खाली फौज नहीं रिकॉर्ड करती, या आईएसआई या एमआई वगैरह खाली ये नहीं रिकॉर्ड करती आपकी कॉन्वर्सेशंस। आईबी जो एक सिविलियन इदारा है, पुलिस से वाबस्ता है, उसमें पुलिस वाले होते हैं, वो भी ये टेक्नोलॉजी रखता है। तो खाली ये नहीं है कि हर वक्त आप जो कहते हैं आईएसआई एमआई, इट्स नॉट जस्ट द मिलिट्री इंटेलिजेंस एपरेटस, जो सिविलियन इंटेलिजेंस एपरेटस है वो भी ये कॉल्स रिकॉर्ड करता है। तो अब हमें नहीं पता कि कॉल किसने रिकॉर्ड की, मगर वो ऑडियो जब लीक हुई, वो एक खौफनाक किस्म का लीक है आज के लिए, कल तक लोग भूल जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क की अनफॉर्चुनेटली मेमोरी इतनी
लिमिटेड हो गई है, क्योंकि रोज इस किस्म के ट्रॉमा से हम गुजरते हैं कि भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ था, या हमें भुलवा दिया जाता है. बट मेन चीज है कि डॉक्टर यास्मीन जो हैं वो कहती हैं हमारे सदर पाकिस्तान को कि भाईजान, आप एडवाइस करें, आप असद उमर से बात कर लें, आप शाह महमूद से बात कर लें, या आप खान से खुद समझा दें. उसने कहा क्या समझा दूं, क्या कहना चाह रही हैं, सदर कहते हैं. तो कहती हैं कि गिव इन एंड फाइट अनदर डे, मतलब कि हथियार डाल दें और कभी और किसी और दिन लड़ाई करें, क्योंकि आज लोग मरेंगे, पेट्रोल बॉम्बिंग शुरू हो गई है और इमरजेंसी टाइप सिचुएशन लग जाएगी, दोनों साइडों को नुकसान होगा, और जब लोग मरेंगे तो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे, और वो हमारा मकसद है कि इलेक्शन पोस्टपोन अगर हो गए तो फिर हमारा मकसद खत्म हो गया. तो इलेक्शन हमारा मकसद है, तो आप खान को कहें कि बैक ऑफ कर जाए. लुबे लबाब बता रहा हूं, बाकी इंटरनेट पे ये सब चीजें चल रही हैं, आप देख लीजिए किधर चल रही हैं. डेंजरस लीक, डेंजरस प्रेसिडेंट, द वेरी फैक्ट दैट एक तो ये रिकॉर्ड कौन करता है, फिर इन्हें लीक कौन करता है, फिर न्यूज चैनल्स इनको चलाते कैसे हैं, ये जो तमाशा लगा हुआ है हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स की पर्सनल कॉल्स को लीक कर को रिकॉर्ड करना और लीक करना. और बाय द वे, जो मैं कह रहा था कि IBMI ISI रिकॉर्ड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, मगर इसके लिए पूरा एक लीगल प्रोसीजर चाहिए होता है. आपको कोर्ट ऑर्डर चाहिए होता है कि भाई ये जो बंदा है मैं इसकी कॉल इसलिए रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, ये जो बंदी है मैं इसकी कॉल इसलिए रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. तो उसके हिसाब से आपको परमिशन मिलती है और उस परमिशन के हिसाब से फिर आप टैप करते हैं. मगर इन्होंने जो जिस किस्म की टेक्नोलॉजी इनके पास है और जिस किस्म के खांचे इनके हैं टेलीकॉम्स के साथ, जो आपके टेलकोज हैं, मोबिलिंक, जैज, टेलेनॉर वगैरह, इन सब के दफ्तरों में इनके लिएसॉन ऑफिसर्स बैठे होते हैं. तो वो कोर्ट ऑर्डर दिखा के काम नहीं करते, वो बस बदमाशी से ये डेटा निकाल लेते हैं. तो प्रेमिस्ड ऑन दैट, एक तो ये जो इलीगैलिटी है ये क्या है, ये क्या मजाक लगाया हुआ है. और दूसरी चीज कि क्या आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या आप इसलिए उनकी कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं? इस पे सोचें आप. या डॉक्टर यास्मीन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, या जो भी आपने ऑब्वियसली हुकूमत के लोगों की भी आपने कॉल्स रिकॉर्ड की हुई है, वजीर आजम की हुई है. तो अगर हम सब ये सब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम सब चले जाते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया साथ ही लगते हैं. आप खाली जो है 7, 7.5, 8, 9 लाख जितने भी हैं, पुलिस, रेंजर्स, फौज, आप सारे रह जाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, और जितने भी हम ब्लडी सिविलियंस हैं बाहर चले जाते हैं. ठीक है, क्या ख्याल है? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. अच्छा, ओके. तो एक तो ये डेंजरस डेवलपमेंट आज की ये थी. एक और डेंजरस पर्सपेक्टिव है जो बहुत आज का शायद सबसे बड़ा और शायद कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव है, वो मरियम औरंगजेब साहिबा, छोटी मरियम, जिन्हें मैं कहता हूँ, प्यार से कहता हूँ, बाकी छोटी हैं, उस हिसाब से उन्होंने आज एक सीरियस किस्म की एलिगेशन लगाई. इस एलिगेशन को अभी तक प्रूव नहीं किया है किसी ने, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वीडियो एविडेंस या कोई आई विटनेस अकाउंट्स अभी तक उन पे क्लैरिटी नहीं आई है. मगर उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान जो एक ऑटोनमस रीजन है, पाकिस्तान का हिस्सा है भी और नहीं भी, क्योंकि आप गिलगित बल्तिस्तान लार्जर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वॉर जो हुई थी 1947-48 में, उसमें पाकिस्तान के पास आ तो गया था, मगर अकॉर्डिंग टू UN कन्वेंशंस एंड रेजोल्यूशंस वो उसका एक ऑटोनमस स्टेटस है. तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस लाहौर में आई हुई थी अकॉर्डिंग टू मरियम औरंगजेब, और लाहौर में उसने पंजाब पुलिस और पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स पे वो हावी हुए हैं, से वो गुत्थम गुत्था हुए हैं, से लड़ाई की है उन्होंने. अब ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है. ये एलिगेशन उन्होंने कोई मजाक से नहीं किया, बल्कि कुछ घंटों बाद ही जो मोहम्मद सईद साहब हैं, जो IG गिलगित बल्तिस्तान है, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया, एक नया IG लगा दिया गया. अब ये आज का शायद सबसे बड़ा सीरियस इसकी नेशनल और इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस हैं. बाकी तो ये तो हो रहा है, ये तो रोज का ड्रामा शायद कुछ दिनों चलता रहेगा, मगर ये जो आज हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस पंजाब पुलिस से लड़ रही है, और रेंजर्स जिसमें फौजी एहलकार होते हैं,
फौजी ऑफिसर्स होते हैं, उनसे लड़ रही है, और ये आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रही है, ये तो बेसिस है जब स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन स्टेट के दूसरे इंस्टीट्यूशन से लड़ाई करता है। तो इसकी जनाब पॉलिटिकल साइंस में, जो मैंने गलती से पढ़ ली थी यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल साइंस में इसको सिविल वॉर कहते हैं। जब एक रियासत का दस्ता रियासत के दूसरे दस्ते से लड़ता है तो इसको सिविल वॉर कहते हैं। नाउ थैंक गॉड वी आर नॉट एट दैट स्टेज येट। शुक्र है अभी तक सिविल वॉर शुरू नहीं हुई, मगर सुबह मेरी एक ट्वीट थी सिविल डॉट वॉर, क्योंकि मुझे ये खबरें आना लाहौर से शुरू हो गई थी a few hours before Maryam Aurangzeb made her allegation. However, कुछ मेरे सवाल हैं। एक तो ये इन्वेस्टिगेट कैसे होगा कि ये इतना बड़ा आप कह सकते हैं इंसिडेंट म्यूटनी का, जिसे फौज बाय द वे से म्यूटनी कहती है, अंग्रेजी का लफ्ज है, अंग्रेजों के जमाने का लफ्ज है, कि जब अंदर से बगावत हो जाती है। तो ये जो बगावत हुई है, रियासत का एक इदारा रियासत के दूसरे इदारे से लड़ रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, खुद हुकूमत कह रही है। तो ये इन्वेस्टिगेट कैसे होगा, ये हुआ कैसे, ये इसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस पे अगर चलें तो इंडिया हमारा सो कॉल्ड फॉरएवर एनिमी जो है हमारा, राइट, दैट्स व्हाट दे टेल अस, राइट, सो लेट्स गो विद दैट फॉर नाउ। इंडिया जो जिसके पिछले ही कुछ 2-3 महीने पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने खाली कश्मीर नहीं लेना, हमने गिलगित बल्तिस्तान भी लेना है, क्योंकि उनके अखंड भारत वाले प्लान में पूरी कश्मीर वैली प्लस जीबी जो है उसको लेने का मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया हुआ है और डिक्लेयर किया हुआ है कि वो लेके रहेंगे। ये उन्होंने खुद इंडिया में अनाउंस किया हुआ है, फौजियों को बताया हुआ है, सबको बताया हुआ है। तो इंडिया जो काफी क्लियर है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, अब एक इंटरनेशनल केस बना सकता है कि भाई ये तो जो ये खित्ता जो है गिलगित बल्तिस्तान का, जो वैसी ऑटोनमस है, वो तो पाकिस्तान की का जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी पुलिस से और उसके रेंजर्स से, उसके पैरामिलिट्री ऑफिशियल से लड़ाई कर रहा है। तो ये तो खुद पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद कहा है। तो ये आपने क्या किया है मरियम औरंगजेब साहब? इवन अगर ये सच था, एंड आई एम रियली होपिंग नहीं था, मगर क्लियरली यू थिंक इट इज बिकॉज आपने तो आईजी भी रिप्लेस कर दिया है, तो ये आपने क्या किया है ऐसी चीज को पब्लिक करके? इसकी आपने इंटरनेशनल रामिफिकेशन सोची है कि कल इंडिया जिसका एक केस है, जैसे आपने यूएन में 7 दहाइयों से केस बनाया हुआ है, वैसे इंडिया ने भी आपके खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के लिए उन्होंने भी केस बनाया हुआ है। तो ये तो आप इंडिया के केस को फीड इन करते हैं, ये तो आप इंडिया के केस को इनेबल करते हैं। तो ये आपने क्या किया है? क्योंकि आपका कोट है, PTI unleashed its goons along with Gilgit-Baltistan police to attack and challenge the writ of the police in the Punjab. ये आपने बोला, मैंने नहीं बोला। तो ये गवर्नमेंट जो है ये क्यों अपने पांव पे और हमारे पांव पे और सबके पांव पे ऐसे कुल्हाड़ियां मार रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये इंडिया की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या हमारी, मुझे समझ नहीं आ रही कि इवन अगर ये हो जाता, अगर ये सच भी था एंड इट्स क्लियरली लुकिंग लाइक इट्स ट्रू, तो इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी फेलियर, इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू कि एक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन दूसरे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से लड़ाई कर रहा है, यह आपने खबर चला दी, डिक्लेयर कर दिया, और दिन की रोशनी में आईजी को भी सस्पेंड कर दिया, हर चीज आपने, मतलब व्हाट आर यू गाइस थिंकिंग? एनीवेज, मे बी आई यू नो समथिंग आई डोंट, क्योंकि आप ऑफ कोर्स शेरों की पार्टी हैं तो आपको पता होगा, राइट? अच्छा जी, सो कुछ सवाल कि ये does this mean civil war, does this mean mutiny, पुलिस फाइटिंग पुलिस का implications क्या हैं, पुलिस फाइटिंग रेंजर्स की implications क्या हैं, क्या इन्हें पब्लिक बनाना चाहिए था? ये मेरे छोटे मोटे सवाल हैं। शायद आपको इंटरनेशनल फोरम्स पे आपको कल जाके डिप्लोमेटिकली यूएन पे जाके, छोटा सा फोरम है यूएन, शायद यूएन पे जाके जब आपके लोग कपड़े उतारेंगे तो फिर शायद आपको आप सोचेंगी कि ये क्या हुआ है, ये हमने क्या कह दिया है। बट अब चलते हैं यूएन से यूएस तक। तो अमेरिका जनाब इस पूरे गंद में, अमेरिका पहले दिन से अकॉर्डिंग टू द पीटीआई, अकॉर्डिंग टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड किसी तरीके से था। खुद मैंने जब पिछले साल मैं न्यूयॉर्क में था, मैंने डोनाल्ड लू साहब, जिनको इमरान खान साहब ने बहुत लित्तर लगाए पब्लिकली, डोनाल्ड लू साहब से जब मैंने पूछा कि डोनाल्ड लू साहब, डिड यू एक्चुअली से एनी ऑफ दोस थिंग्स, आपने क्या ये बातें की थी? उसने कहा था खुदा का खौफ करो यार, नॉट एट ऑल। तो उन्होंने तो ये चीजें डिनाई की हुई हैं कि ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी। और फिर खान साहब ने भी उस पर अमेरिका पे अपना टोन जो है वो सॉफ्ट किया है। यू टर्न
थोड़ा बहुत तो मारा है, अब मान लेना, क्योंकि जो 11 महीने पहले जो खान साहब का पर्सपेक्टिव था साइफर पे, वो अब बिल्कुल ही अलग हो गया, और ये मलबा अब खान साहब अमेरिका से उठा के बाजवा साहब के बरामदे में उन्होंने ये मलबा डाल दिया। मगर अमेरिका का एक बहुत मशहूर, बहुत सीनियर ऑफिशियल है जिसका नाम ज़ल्मे खलीलज़ाद है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अलग अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के लिए काम किया है। जॉर्ज बुश के लिए काम किया है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए, सदर ओबामा के लिए काम किया है, सदर ट्रंप के लिए काम किया और सदर बाइडेन के लिए काम किया है। ये एम्बेसडर रहे हुए हैं अफगानिस्तान के, और ये स्पेशल ऑनवॉय रहे हुए हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के। अफगानिस्तान के साथ तालिबान के साथ जो डील हुई थी 2020 में, जिसकी वजह से 2021 में ये फिर निकले अफगानिस्तान से अपनी इज्जत बचा के, थोड़ी बहुत जो उनकी रह गई थी, वो जो डील थी वो इन्होंने साइन की थी। तो ये इन्हें कहा जाता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के उमूर पे शायद सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट पब्लिक ऑफिशियल रहे हैं। आजकल तो ऑब्वियसली रिटायर हुए हैं, मगर जब एक इतना सीनियर ऑफिशियल बोलता है पाकिस्तान के बारे में, तो उसको हमें सुनना चाहिए। वो आज बोल पड़े, और वो बहुत अरसे से 2-2.5 साल से वो चुप बैठे थे, जब क्योंकि जो तमाशा चल रहा था नेक्स्ट डोर, अफगानिस्तान के तमाशे पे आज शो नहीं है, मगर वो जो उधर चल रहा था उस पे खुश थे, क्योंकि वो उस इशू से डील कर रहे थे। मगर आज उन्होंने एक अजीब सी बात की जो बहुत अरसे से किसी भी अमरीकी साबिक अफसर या सर्विंग अफसर ने ऐसी बात नहीं की। मुलायजा कीजिए इनकी, बाय द वे, जो ट्वीट है वो उससे मैं पढ़ूंगा और उसका तर्जुमा करूंगा, और उनकी जो ट्वीट है वो खुद आप पढ़ सकते हैं मेरी शो की डेफिनेशन में, शो की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है वो ट्वीट। वो कहते हैं कि पाकिस्तान फेसेस अ ट्रिपल क्राइसिस, 3 क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी। मतलब के मुईशी, सियासी और ऑफ कोर्स फौजी। Despite great potential, it is underperforming and falling far behind its arch rival India. It is time for serious soul searching, bold thinking, and strategizing. Here are my thoughts. कि पाकिस्तान इंडिया से के पीछे, जो इसका आर्च राइवल है, उससे पीछे गिर रहा है। इट इज टाइम फॉर सीरियस सोल सर्चिंग। अपने गिरबान में पाकिस्तान को झांकना पड़ेगा, बोल्ड थिंकिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये चीजें करनी चाहिए, और ये चीजें मसला है। पहले वो मसला बताते हैं। The sequential cannibalizing of its leaders through jailing, execution, assassination, etc. मतलब कि जब आप कैनिबलाइजिंग का मतलब है जब आप खुद इंसान को खाता है। सिक्वेंशियल कैनिबलाइजेशन का मतलब है जब आप बार बार इंसान को खाता है। द सिक्वेंशियल कैनिबलाइजिंग ऑफ इट्स लीडर्स, जो आप बार बार अपने लीडर्स को खा रहे हैं थ्रू जेलिंग, एग्जीक्यूशन, असैसिनेशन, उनको मार के, उनको जेल करके, उनको असैसिनेट करके, एग्जीक्यूट करके, टांग के, लटका के सूली पे, इज द रॉन्ग पाथ। ये गलत रास्ता है। Arresting Imran Khan will only deepen the crisis. इमरान खान का अरेस्ट अगर हुआ तो ये क्राइसिस और खराब होगा। I urge 2 steps, 2 चीजें करनी चाहिए। इलेक्शन करवाओ, set a date for the national elections in early June to avert a meltdown. Early June क्यों बोला है अमरीकी साबिक सफीर ने, जो इस खित्ते का सबसे बड़ा डिप्लोमेट था पिछले 15-20 साल से, क्यों कह रहा है कि जून में इलेक्शन करवाओ? सवाल बनता है। दूसरा कहता है यूज दिस टाइम, कहता है ये वक्त इस्तेमाल करो फॉर द मेन पॉलिटिकल पार्टीज टू कन्फ्रंट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग and propose a specific plan to rescue and put the country on path to stability, security and prosperity. कि भाई ये जो वक्त है बीच में लड़ाई झगड़ा करने की बजाय कन्फ्रंट करो कि सिक्योरिटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बैठ के उन्होंने क्या गलतियां की हैं और बैठ के वो क्या चीजें सही कर सकती हैं ताकि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी आए। Whichever party wins the election will have a mandate from the people on what must be done. तो जो भी पार्टी जीतेगी उसके पास मैंडेट होगा तो चलाओ। अच्छा, एक तो ये बहुत बिग डील है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे बंदे ने 2-2.5-3 साल बाद चुप होने के बाद उसने बात की है। दूसरी, द बिगर डील इज कि फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि जी हमें आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। अब फॉरेन ऑफिस अक्सर जो अमेरिका के परपेचुअली थल्ले लगा होता है, फॉरेन ऑफिस ऐसे अमेरिका के साथ बात नहीं करता। द फैक्ट दैट यस वो साबिक हैं तो वो शायद रिप्रेजेंट डायरेक्टली नहीं कर रहे वॉशिंगटन को, शायद, बट डेफिनेटली इनडायरेक्टली तो कर ही रहे हैं। फॉरेन ऑफिस ने उन्हें चपेट मारी और कहा कि जी वी डोंट नीड योर एडवाइस, गेट लॉस्ट। मगर इस सब में जो मैसेजिंग है वो क्वाइट क्लियर है, इट्स क्वाइट क्लियर। इससे सवाल बनता है कि जून
की डेट क्यों दी जा रही है, नंबर 1। जुलाई की क्यों नहीं दी जा रही, मई की क्यों नहीं दी जा रही, अगस्त की क्यों नहीं दी जा रही? 3-4 महीने पहले इस सो कॉल्ड गवर्नमेंट की मुद्दत से, जितनी भी इसकी है, मुद्दत है या इद्दत है, खुद ही हिसाब लगा लें। जो भी इन्होंने अभी भुगतना है चंद अगले महीने, उसमें इस सब में जून क्यों अमरीकी कहने लग गए हैं कि जून में इलेक्शन करवाओ। आगे चलते हैं कि अमरीकियों के गेम से बॉटम लाइन पे चलते हैं। आज थोड़ा सा लंबा हो गया बट क्विकली रैप अप करता हूँ। देखें, इमरान खान के घर में जो हुआ, उसके जो वर्कर्स के साथ हुआ, उसकी फैमिली के साथ जो हुआ, जिले शाह के साथ जो हुआ, जो हो रहा है, इट्स अनबेरेबल टू वॉच एज अ पाकिस्तानी। आप इमरान खान को पसंद करें या ना पसंद करें, आप इमरान खान को वोट दें या ना दें, आप नून लीग के हों या पीपीपी के हों, जो भी हों, मैं एक चीज आप सबको याद दिलाता चलूं कि आप सब, पीपीपी वालों से भी बात कर रहा हूँ, नून लीग से भी बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, एमक्यूएम से बात कर रहा हूँ, जो कराची की हमारी इधर की पार्टी है, कराची वालों की पार्टी है, सबसे बात कर रहा हूँ। आप सब ये ने अथॉरिटीज को भुगता हुआ है। आपके लीडर्स को जिला वतन किया गया, आपके लीडर्स को अरेस्ट किया गया, आपके लीडर्स को उड़ा दिया गया, आपके लीडर्स को टांग दिया गया, आपके लीडर्स को गायब करवा दिया गया। ठीक है, मगर अब आप वही कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ है टू अनदर पार्टीज लीडर। अच्छा, होता यह है कि जब आप उनका गेम खेलते हैं उनके रूल से, तो वो आप कभी उनकी टीम में नहीं होते, आप उनके खाली छोटे रहते हैं। तो आप उनका गेम अपने रूल से जब खेलेंगे, जब टेक ओवर करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमारी हुकूमत है, विल डू द राइट थिंग आवर वे, तो शायद इस सब में थोड़ा बहुत ये जो अलमिया है पाकिस्तान का 75 साल से, सिविल मिलिट्री जो टेंशन हैं, शायद कोई ब्रेक आए। मगर लग ये रहा है कि you're playing their game that way, not their game your way. Frankly, you should be playing our game your way, मतलब अवाम का गेम अपने तरीके से। इसलिए ये अवाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अवाम आपको ट्रस्ट करती है कि आप हुकूमत चलाएंगे, पुलिस चलाएंगे, पीआईए चलाएंगे, मुल्क चलाएंगे, मईशत चलाएंगे। आपने कुछ नहीं चलाया अभी तक, 11 महीने हो गए, 12वां महीने शुरू होने वाला है। बट द मेन थिंग इज कि इमरान खान को माने या ना माने, उसे आप गालियां दें या उसकी आप पूजा करें, मगर इमरान खान ने जो पिछले 11 महीनों में कर डाला है टू द अथॉरिटेरियन स्टेट, द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज माय हैंड एंड से कि शायद कम जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की हालिया हिस्ट्री में जिन्होंने फौज के साथ इतना क्लोजली काम किया है। मैं अपनी फौज की जो मेरी कवरेज रही है पिछले सालों में, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मैंने सब 9 के 9 कोर्स में काम किया है। मैंने, मेरा ख्याल है कोई 10, 12, 13 डिविजन्स में मैं एम्बेड हुआ हूँ। 250 हमारे बटालियन है तकरीबन, उसमें 100 से ज्यादा फ्रंट लाइन यूनिट्स में मैं एम्बेड हुआ हूँ। बिकॉज वो फौज थी जो एक्चुअली अपना डे जॉब कर रही थी, जिसका काम जो है उसका वो कर रही थी। वो बॉर्डर संभाल रही थी, वो जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है वो उसे हैंडल कर रही थी, वो इंटीरियर जो सिक्योरिटी है उसे हैंडल कर रही थी, वो काउंटर टेररिज्म कर रही थी, वो इंडिया से डील कर रही थी, वो अफगानियों से डील कर रही थी, वो अमरीकियों से डील कर रही थी, जो उसका काम है। तो जो उसका काम है उस कवरेज में मैंने जो देखा है, द फौज इज फैंटास्टिक। और मैं बड़ा प्राउड हूँ कि मैंने शायद पाकिस्तान का वाहिद ऐसा मैं जर्नलिस्ट हूँ जिसने एक्सटेंसिवली 100 से ज्यादा यूनिट्स के साथ काम किया। कोई ऐसा फ्रंट लाइन नहीं है सियाचिन से लेकर थर तक, रन ऑफ कुछ तक, ग्वादर से लेकर कश्मीर तक, जिसने इतना काम किया हो फौज के साथ, एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, मरीन्स के साथ, रेंजर्स के साथ, और यस इवन पुलिस के साथ। मगर जो उनका जो दूसरा काम है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और शायद खान साहब उसके खिलाफ नहीं थे जब वो इन पावर थे, और जब वो उन्हें पावर से हटाया गया तो फिर वो उसके खिलाफ हो गए, विच इज फाइन, देर आए दुरुस्त आए। मगर जो खान साहब ने कर डाला है अपने पिछले 11 महीनों में, देर आए दुरुस्त आए होने के बावजूद जो 11 महीनों में खान साहब ने कर डाला है, वो शायद जरदारी साहब ने जब वो फौज के खिलाफ ऑपोजिशन में थे, या मियां साहब जब वो फौज के खिलाफ ऑपोजिशन में थे, या बाकी ये एमक्यूएम वाली बाकी जो ये जो छोटी जमातें हैं,
इन्होंने अगर इनकी पूरी सियासत एक तरफ रख दें, दहाइयों की, जो ये 80 से 90 से सियासतें करते आ रहे हैं, और इमरान खान की पिछले 11 महीने की सियासत एक तरफ रख दें, तो शायद इवन भुट्टो साहब इतना नहीं कर सके फौज के खिलाफ, या फौज में नहीं कहूंगा, जो अथॉरिटेरियनिज्म है उसके खिलाफ शायद वो इतना नहीं कर सके जितना ये सब भुट्टो, नवाज, बीबी, अल्ताफ, जरदारी, ये सब मिला, ये सब अचकजई, ये सब एक तरफ हैं, और इमरान खान के ये 11 महीने एक तरफ हैं, क्योंकि उन्होंने इतना इतना कर डाला है शऊर पैदा करने के लिए कि फौज ठीक है मगर फौज की अथॉरिटेरियनिज्म ठीक नहीं है। ये एक शऊर है, ये एक मूवमेंट है जिस पे हमें गौर और फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि आज फौज एक अजीब अलमिये में है। अगर इन्हें बंद करती है तो ये इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है, अगर फेल हो जाती है पुलिस इन्हें अरेस्ट करने में तो फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट, व्हिच सीम्स टू बी एग्जैक्टली द केस राइट नाउ। अगर इमरान खान अरेस्ट होता है तो वो और हीरो बनता है, अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो वो आपका अबू बन जाता है, बिकॉज आप एक बंदे को उसके लाहौर एक जिसको पांव में गोली लगी हुई है उसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और अनआर्म्ड सिविलियंस ने आपको पुश बैक कर दिया। मगर इंस्टेड के हम टार्जन बन जाएं और मौला जाट बन जाएं और कहें यस ऑसम, हमने दुनिया की 5वीं बड़ी फौज और फलानी बड़ी पुलिस को हमने धक्के मार के निकाल दिया है। ये जो प्रो पीटीआई मेरे जो दोस्त हैं, जिनके मैं गंदे गंदे नाम जो उनके लोगों ने रखे हुए मैं नहीं लूंगा, मगर जो पीटीआई के जो एलिमेंट्स हैं चले ले लेते हैं, जो यूते हैं या जो इमरानडोज हैं, राइट, उनके अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि अल्टीमेटली ये सियासत तो बड़ी अच्छी है जो हो रही है। इमरान खान को कहते थे कि इसे सियासत नहीं आती, इसे बहुत अच्छी सियासत आती है, मुल्क का सबसे पावरफुल पॉपुलर बंदा बन गया है वो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शायद वो प्राइम मिनिस्टर जब थे कम पॉपुलर थे, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। मगर चक्कर ये है मेरी जान, मेरे जाने मनो, मेरे वो क्या कहता है हमारा दोस्त आदिल राजा, अजीजा ने मन मेरे अजीजा ने मनो, चक्कर ये, and yes that was a little tip of the hat to you Adil, but the main thing is कि देखें रूल ऑफ लॉ, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एग्जैक्ट अल्फाज यूज कर रहा हूं, आज जो उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में लिखा है कि रूल ऑफ लॉ इज नॉट रेटरिक। आप एक अगर सीरियस पार्लिमानी लीडर बनना चाह रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, एक आईनी रियासत चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये कोर्ट्स के साथ, सिस्टम के साथ आप ये नहीं कर सकते। यस, आप इंसाफ मांग सकते हैं, आपको उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा, मगर अगर इंसाफ नहीं मिला आपको, आप फिर भी सिस्टम के बाहर बात नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टे विद इन द सिस्टम। आपको शायद जेल भुगतनी पड़े, जैसे आपसे पहले बहुत सारे लीडर्स ने भुगती है। सो आई एम सॉरी खान साहब, मगर as far as the due process of the law is concerned, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक रेवोल्यूशन लीड करें। या तो आप कहते हैं कि भाई ये निज़ाम ही गलत है, 73 का आईन गलत है, ये जो मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये नाम ही गलत है, इसका कुछ और नाम रख दो, ये इसका कुछ इस्लामी फलाना इमरानियत पाकिस्तान नाम रख दो, और फिर आप कहें कि मैं एक डिक्टेटरशिप खड़ी करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फिर आप कुछ स्पेंड करें। मगर 73 के आईन के नीचे जितना भी होता है, नॉट दैट आई एम अ बिग फैन, 73 के आईन में बहुत सारे मसले हैं इंक्लूडिंग इट्स ओवर अमेंडिंग, बट द मेन थिंग इज दैट इफ यू आर सीरियस अबाउट बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, इफ यू आर सीरियस अबाउट द इलेक्शंस, देन यू हैव टू स्टे विद इन द सिस्टम। यस, आपका मौकिफ सही है कि आपको इलेक्शन से निकालने की कुछ हद तक सही है, कि आपको एक प्लान बन रहा है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, शायद आपको मार दिया जाए। दीज आर वैलिड कंसर्न्स। तो ये जो कंसर्न्स हैं ये एड्रेस कैसे होंगे? तो ये आज सवाल पूछा गया। आखिरी बात, हमारे एक अदद वजीर आजम साहब भी हैं। लगता तो ये है कि इमरान साहब भी हर चीज हैं, लगता है कि इमरान साहब भी, खान साहब भी वजीर आजम भी हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, हर चीज, क्योंकि रोज एक बंदे पे इतना फोकस होता है, तो वो वही चीफ जस्टिस है, वही हर चीज है। मगर एक अदद बेचारा आधा पौना वजीर आजम है, उसका नाम शहबाज शरीफ है,
उनको शायद कुछ दमे शमे हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि वो उनकी सांस आज मैं नोटिस कर रहा था। आज उन्होंने सीपीएनई की कॉन्फ्रेंस की और वो जर्नलिस्ट से, सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे। उनसे एक सीनियर सहाफी ने पूछा कि भाईजान, ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है, मेरे लिए मेरा एक सवाल है कि चले इमरान बहुत बहुत कुत्ता कमीना हरामजादा होगा आपके अकॉर्डिंग टू यू, मगर उसकी पार्टी में बहुत सारे और लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, मगर आप उनसे भी बात नहीं करते। आप क्यों नहीं पीटीआई से बात करते? अकॉर्डिंग टू दिस जर्नलिस्ट, कि ठीक है कि आप इमरान को आप जितनी गालियां देते हैं रोज दें, मगर आप पीटीआई में और भी लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। और एक और इलेक्शन के लिए और एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको आप इसलिए नहीं होता कि आप आके इक्तदार संभाल लें, हुकूमत संभाल लें 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने भी बची है। वो इसलिए होता है कि आप इलेक्शंस को ट्रिगर करें और फिर एक नई हुकूमत लाएं। तो इतना अच्छा 2 सवाल कि आप बात क्यों नहीं करते? चलें खान पठान है यार, खान ने किसी से बात नहीं करनी, ठीक है, आप यू कांट डील विद खान। आप कह रहे हैं खान ऐसा है वैसा है। जब मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, खान वजीर आजम था, खान मुझसे हाथ नहीं मिलाता था, खान कोविड की कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करता था, खान ऐसा था, खान वैसा था, खान सीधे मुंह बात नहीं करता था। तो चलें आप खान से ना बात करें, वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते, और लोगों से बात कर लेना। कम ऑन जानू, कर लें, क्यों नहीं करते? और ये वीओएनसी जो हुआ था, इसके बारे में क्या ख्याल है? अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम साहब ने ये सवाल अवॉइड किया। उन्होंने और इमरान खान साहब के बरामदे में और मलबा डाला, आईएमएफ का मलबा डाला, फलाना फलाना, और फिर एक क्लेम किया कि पाकिस्तान अब जो डिफॉल्ट की जो थ्रेट है उससे निकल गया है, और ये जो आईएमएफ का जो की जो कंडीशंस हैं, जो आने वाले दिनों में शायद मार्केट तो यही कह रही है कि कुछ दिनों में ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ये हो जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाए। और जब पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचेगा तो विच इज़ अ गुड थिंग, मगर इसकी जो कॉस्ट होगी वो आम शहरियों को उठानी पड़ेगी। आम शहरी से वो अपनी ऑब्वियसली बात नहीं कर रहे थे, मगर उन्होंने ये भी कहा, टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने ये भी कहा कि यार मैं खुद ऑस्टेरिटी लीड करूंगा, मैं खुद। अब पता नहीं कल वो अपनी जो सफारी सूट हैं और बाकी जो अपना स्विमिंग पूल है उसमें उस स्विमिंग पूल में कुछ मतलब कोई टमाटरों की फैक्ट्री लगा देंगे। आई डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, बट उन्होंने ये पूरा जो सवाल था इतना अच्छा कि आप इलेक्शंस एक साथ क्यों नहीं करवाते, खान या उसकी पार्टी से एंगेज क्यों नहीं करते, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप गवर्नेंस कैसे कर रहे हैं, ये सब इन्होंने अवॉइड कर दिया। एंड आज की आखिरी बात कि जब हमारे लीडर्स हमारे सवालों के जवाब ना दे सकें, जब हमारे लीडर्स हमें इग्नोर करें, अवॉइड करें, हमें मारें, जब हमारे लीडर्स हमारी जो सिंपल डिमांड्स हैं कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, दिस इज माय क्वेश्चन, जब वो ये क्वेश्चन देने के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ना हो, तो फिर सॉरी टू से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर नॉट रियली अ लीडर। जब आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते सीधे मुंह, और बहुत अच्छा सवाल था, कोई ये अहमकाना सवाल नहीं था, then really sir, you really should be doing something else. You really should be doing something else, because एक पॉलिटिशियन होने में और एक स्टेट्समैन होने में बहुत फर्क है। और पॉलिटिशियन आप होंगे और आपके भाईजान होंगे बहुत जबरदस्त, मगर लीडरी जो है सर, वो हम सबको पता है कि सीधे मुंह जवाब कौन दे सकता है इस मुल्क में। With that, I bid you good night. आज का शो लंबा हो गया है, तो आपके सवालों के जवाब मैं कमेंट्स में देता हूँ, एंड बाकी फिर कल परसों में बात होती है। अब देखते हैं कि ये क्या बनता है खान का, और कल सुबह 10 बजे क्या होता है। मगर खान साहब की जो ऑप्शंस हैं वो इंक्रीजिंगली लिमिटेड हैं। वन जस्ट होप्स कि उनको इंसाफ मिले, और वो जो चाह रहे हैं, उनकी जो 2 डिमांड्स हैं कि मेरे केसेस एक साथ क्लब करो और मुझे वीडियो एक्सेस दो सिक्योरिटी रीजंस के लिए, क्योंकि मेरा जो होने वाला कातिल था जिसने मुझे अटैक किया था, अगर उसे तुम लोग वीडियो एक्सेस दे सकते हो तो मुझे भी दो। दैट्स इट। सो विद दैट, लंबा हो गया आज का, कितना हो गया, ओह माय गॉड, 50 मिनट्स। चलें, देखें, एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, माफ करें, गाली दें, प्यार करें, जो करना है करें, मगर जो भी करना है रच के करें। आई विल चेक यू गाइज लेटर। यही मैं अंग्रेजी में करूंगा थोड़ी देर बाद अगर मूड रहा मेरा, ठीक है। I'll talk to you guys soon. Take care. Khudafis, Pakistan, Zindabad.